गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज है 27 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं रोज की तरह द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतने सारे टॉपिक्स में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक मैं आपके लिए लेके आता हूं। देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, आसाम मिजोरम के बीच में फाइट हो रही है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। हम जानेंगे कि बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, क्यों है, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 2। अगला टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द शिवा टेम्पल जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज का जो दर्जा प्राप्त किया है तेलंगाना के इस मंदिर ने, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में मैंने आपको कल भी करवाया था, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीटली जो आपकी समझ में आ जाए फ्रॉम जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से। इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द प्राइवेसी। ये है भैया आज का एडिटोरियल जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे और प्राइवेसी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें करेंगे। वैसे काफ़ी चीज़ें आप ऑलरेडी प्राइवेसी के बारे में जानते हो, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोग पैगासस और सर्विलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी आउट द रामसर साइट इन महाराष्ट्र। देखिए, ये द हिंदू का टॉपिक है, ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक नहीं है, तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेंगे रामसर कन्वेंशन वगैरह के बारे में। अगला टॉपिक रहेगा वो, देखिए किन्नौर में हिमाचल प्रदेश में अभी जो है बड़े बड़े पत्थर गिरे थे जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कोई स्टडी है, उस स्टडी ने इसके बारे में क्या बताया है, वहाँ पे ये क्यों हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम जीएस पेपर 1 से भी कवर कर सकते हैं, 3 से भी कवर कर सकते हैं, दोनों में इसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी टॉपिक द हिंदू का है, तो आपको द हिंदू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं बैठा हूँ तो आपके लिए मैं मस्त मस्त मसाला वहाँ से भी निकाल के ले आता हूँ। और जब कल हम लोगों ने लाइव सेशन किया था यूट्यूब पे, और वहाँ पे कई बच्चों ने कहा था सर कुछ इंग्लिश की वोकेबलरी भी आप यहाँ पे डाल दिया करें, 2-3 वर्ड्स। तो देखिए, आपने सजेशन दिया, आपने फीडबैक दिया और हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो आज कुछ वर्ड्स आपके मैं एडिटोरियल वाले पोर्शन से यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे मोस्टली बच्चे जो हैं काफ़ी हिंदी मीडियम से हैं, जिनका इंग्लिश मीडियम है। वैसे हिंदी मीडियम रहा है स्कूल्स में, लेकिन अभी यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम है, तो थोड़ा उनको लैंग्वेज को लेके भी प्रॉब्लम उनको हो जाती है, चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो वोकैब हो। तो इसको भी इंक्लूड हमने किया है। आज ये नया हम लोगों ने चीज़ इंक्लूड करी है, लेट्स सी इसका इम्पैक्ट क्या होता है। और आप हमें बताएं कि अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहे हैं उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि आप पहली बार हैं, हमारे मेहमान हैं। लेकिन अभी आप मेहमान मत रहना, अभी आप सब्सक्राइब करो और परमानेंट इस फैमिली के मेंबर बन जाओ, ठीक है। और जो पुराने लोग हैं वो तो खैर देख ही रहे हैं। सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे पीडीएफ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं, आप लोगों को मिल भी गया होगा। लेकिन जो नए हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। रोज पीडीएफ मिलेगा आपको, करंट अफेयर मिलेगा और भी बहुत सारा मटेरियल वहां पे मिलता है। अगर आप इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो तो यहाँ पे भी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट हम लोग डालते हैं, आप उनको भी कर सकते हो ज्वाइन। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पहला आसाम से स्टार्ट करते हैं। आसाम और मिजोरम भैया आपस में झगड़ रहे हैं। क्यों झगड़ रहे हैं देखिए, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये है आपका आसाम, ठीक है, ये आसाम की बाउंड्री है, और इधर नीचे आ जाता है आपका मिजोरम। आप क्लियरली देख सकते हो कि आसाम की बाउंड्री मिजोरम से टच करती है। जो भी स्टेट नॉर्थ ईस्ट में है, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो आपका नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, चाहे आपका मेघालय हो, सबकी बाउंड्री आसाम से टच होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये सभी के सभी आसाम से निकले हैं, सीधी सी बात है। पहले आसाम सिर्फ एक हुआ करता था कंप्लीटली, ये धीरे धीरे करके आसाम में से ही निकले हैं, इसलिए सबकी बाउंड्री आसाम से टच करती है। और इन सारी के सारी स्टेट का आसाम के साथ जो है वो डिस्प्यूट चलता है, बाउंड्री डिस्प्यूट चलता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों चलता है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये अंग्रेजों की देन है। ब्रिटिश लोगों ने अपने मन से जो है इनको बना डाला, ठीक है। और उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा कि कौन सी ट्राइब कहाँ रहती है, उसके हिसाब से हम लोग एरिया को डिवाइड करें। जो मन में आया उन्होंने डिवाइड कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। तो ये ब्रिटिशर्स लोगों की देन है। देखिए, ऐसा बड़े बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं, आपने भी कभी सुना होगा कि झगड़ा किस चीज़ के लिए होता है, जर जोरू और ज़मीन, है ना। देखिए, जर और जोरू के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ज़मीन के बारे में ज़रूर झगड़ा होता है। चाहे आप मिडल ईस्ट की बात कर लो, चाहे आप इंडिया की बात कर लो, और ये ज़मीन को लेके ही झगड़ा हो रहा है। देखिए, ये बॉर्डर थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक ट्रिक मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आज भी बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को सर कैसे याद करें। आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ। देखिए, हम लोग चलेंगे ऊपर से, नागालैंड से, तो आपको ट्रिक मैं बताता हूँ। नाम मित्र, ठीक है। ना का मतलब होता है नागालैंड, म का मतलब होता है मणिपुर, मी का मतलब होता है मिजोरम, और त्र का मतलब होता है त्रिपुरा। याद रहेगा आपको, नाम मित्र। बस ये नाम मित्र याद रख लेना, स्टेट्स आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। आप मुझे क्या करना है, 7 सिस्टर्स का आप मुझे नाम बता दोगे तो मजा आ जाएगा कमेंट सेक्शन में। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं इनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, 7 सिस्टर्स +1, और ये +1 क्या है ये भी आप मुझे बताओगे। तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो और ज्ञान का मजा लूटो। चलिए जी
तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, ये आज का नहीं है, अंग्रेजों के ज़माने है, कॉलोनियल एरा का है। पहले मिजोरम को लुशाई हिल्स कहा जाता था। यूपीएससी में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लुशाई हिल्स कहाँ पे बिलोंग करती हैं भैया? मिजोरम से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको और पूछता हूँ। आप मुझे बताओगे कि जो ब्लू माउंटेन्स हैं, ब्लू माउंटेन्स ये कौन से स्टेट में हैं? ब्लू माउंटेन्स, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मैं छोड़ के चला जाता हूँ। चलिए, तो पहले असम का पार्ट हुआ करता था, बाद में 1986 में मिजोरम एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में, और 1987 में मिजोरम को हमने स्टेटहुड का दर्जा दे दिया था, मतलब मिजोरम को प्रॉपर स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, 164.6 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं दोनों स्टेट। और जहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो है काचर, हलीकांडी और करीमगंज, ये आसाम में पड़ता है, और कोसीबी, मामित और ऐजवाल ये डिस्ट्रिक्ट पड़ती हैं मिजोरम के अंदर। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछता वो आपसे कभी भी एग्जाम में, आपको सिर्फ थोड़ा सा इशू पता होना चाहिए। देखिए, अब मिजोरम कुछ और क्लेम करता है, आसाम कुछ और क्लेम करता है। ये दोनों जो है पुराने क्लेम करते हैं। देखिए, 1875 में ब्रिटिशर्स ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसके अंदर इन दोनों स्टेट के बीच में जो बाउंड्री फिक्स की गई थी वो की गई थी लुशाई हिल्स के बीच में और काचर प्लेन्स के बीच में। काचर प्लेन जो है वो ये यहाँ पे काचर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है आसाम में, बिल्कुल सदर्न में, इसके बीच में, और यहाँ पे पड़ती हैं आपकी लुशाई हिल्स। ठीक है, ये तो किया था 1875 में। उसके बाद 1933 में भी किया गया था। यह किया गया था लुशाई हिल्स के बीच में और मणिपुर के बीच में, लुसाई हिल्स और मणिपुर। इसमें मिजो सोसाइटी है, मिजो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको कंसिडर नहीं किया गया था। तो बस प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है। आसाम कहता है कि मैं 1933 वाला नोटिफिकेशन फॉलो करूंगा, और मिजोरम कहते हैं कि हम लोग 1875 वाला करेंगे, और इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और 6 पुलिस वाले भी मारे गए। काफी बड़ी संख्या है ये, 6 पुलिस वाले भी मारे गए। तो भैया बाहर वालों से लड़ने की हमें लोगों को जरूरत ही नहीं है, आपस में हम लोग लड़ के मर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो पाकिस्तान को, उनको तो आने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे इशू ये था, और सिर्फ ये इशू ग्राउंड पे नहीं है, दोनों स्टेट के जो मुख्यमंत्री लोग हैं, ये जो है ट्विटर के ऊपर भी एक दूसरे को गालियां बके जा रहे हैं 2 दिन से। हालांकि अभी अमित शाह ने इंटरवीन किया है यहाँ पे, क्योंकि आसाम के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और मिजोरम के अंदर भी जो है वो बीजेपी सपोर्टेड वो गवर्नमेंट है। तो उनके इंटरवेंशन के बाद थोड़ा मामला अभी ठंडा हुआ है। पिछले साल भी यह मामला हुआ था, और इस बार फिर से यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, और फ्यूचर में भी होती रहेगी जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है। चलिए, अगली जो न्यूज़ आती है वो एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। इंडिया की एक और साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। ठीक है, और ये क्या है? ये है एक टेम्पल, जो है शिवा टेम्पल है, तेलंगाना में पड़ता है, जिसे रमप्पा टेम्पल भी कहा जाता है। रमप्पा टेम्पल, इसका दूसरा नाम होता है रुद्रेश्वरा टेम्पल। तो आपको याद रहेगा, रुद्रेश्वरा टेम्पल और रमप्पा टेम्पल। ठीक है, कहाँ पे है भैया? ये है वारंगल में, इन स्टेट ऑफ तेलंगाना। बस इतना याद रख लो, आपके लिए काफ़ी है। ठीक है जी। ये जो यूनेस्को की मीटिंग हुई थी इस बार, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये कहाँ हुई थी? चाइना में हुई थी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया वालों को डिक्लेयर करने के लिए बैठी थी, और भी कई ऐसी साइट हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज का जो है दर्जा दिया गया है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एम्पोरियम ऑफ वर्ल्ड इन सोंग सुंग की चाइना, इसको मिला है। ट्रांस इरानियन रेलवे जो ईरान के अंदर है, इसको भी मिला है। पेसियो डाल प्राडा एंड ब्यूनविटो, इसको भी मिला है, ये स्पेन के अंदर पड़ता है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज तो खैर है ही। ठीक है, तो ये इंडिया वाले इस टेम्पल के अलावा कई ऐसी और हेरिटेज साइट्स हैं जिनको दर्जा यहाँ पे दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग क्या होता है? ऐसी चीज़ें, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, जिनकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होती है, उनको दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज का टैग। ठीक है, 2004 से पहले यूनेस्को के जो है क्या था, 6 कल्चरल पैरामीटर हुआ करते थे और 4 नेचुरल पैरामीटर हुआ करते थे ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन 2004 के बाद सिर्फ 10 ऐसी कैटेगरी हैं, ऐसे क्रिटेरिया हैं, जिनमें से कोई अगर आप कोई एक भी सेटिस्फाई कर देते हो तो आपको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देते हैं। तो 2010 से पहले 6 कल्चरल हुआ करती थी, 4 नेचुरल, अभी जो है वो कंबाइंड है, अभी अलग अलग नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए। टेम्पल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। टेम्पल की पिक्चर आप यहाँ देख सकते हो, इतनी शानदार क्लियर पिक्चर है। यह सैंडस्टोन का बना है। 1213 ईस्वी में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और लगभग 40 साल की कंस्ट्रक्शन हुई इस पे लगातार। इसके अंदर जो पिलर्स आप यहाँ पे ये देखो, ये रेड कलर के और ये ऊपर देख रहे हो, ये पिलर्स बने हुए हैं, बीन्स बने हुए हैं, जो ग्रेनाइट के और डिलोराइट के बने हुए हैं। इसमें आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये है विमान। ठीक है, विमान, ये इसे बोलते हैं पोरस ब्रिक्स का बना है। पोरस ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ये ब्रिक्स अंदर से खोखली होती हैं,
इनको कहा जाता है फ्लोटिंग ब्रिक्स, तो याद रहेगा आपको ये फ्लोटिंग ब्रिक्स। इसे कहा जाता है विमाना। देखिए विमाना की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है ना, इस तरह से होती है, और शिखर होता है इस तरह से, इसके ऊपर कलश होता है। तो ये विमान है, विमान कंस्ट्रक्शन है, एकदम स्टेप्ड है। देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, छोटे छोटे स्टेप होते हैं इसके अंदर, और फ्लोटिंग ब्रिक्स से बना है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर आप मुझे थैंक यू बोल देना वापस वीडियो में आगे कमेंट करके कि क्योंकि मैंने आपको बताया था। चलिए जी, अगली न्यूज आती है, वो आती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक सेंचुरी है जिसे कहा जाता है थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, ठीक है, TCFS। अभी जो वहां का स्टेट मैंग्रोव सेल है, उसने महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा है कि आप थाने क्रीक फ्लेमिंगो को एक वेटलैंड डिक्लेयर कर दीजिए। अगर वो इसको वेटलैंड डिक्लेयर कर देंगी तो रामसर साइट भी इसको डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि फिर स्टेट से सेंटर के पास प्रपोजल जाएगा, सेंटर से वह प्रपोजल रामसर कमेटी के पास जाएगा, और रामसर कमेटी इसको जो है एक रामसर वेटलैंड डिक्लेयर कर सकती है। क्योंकि ये जो फ्लेमिंगो सेंचुरी है ना, ये बड़ी खास है। खास कैसे है कि यहां पे कम से कम 12 तरह के मैंग्रोव स्पीसीज मिलते हैं, और 39 टाइप के यहां पे एसोसिएटेड मैंग्रोव स्पीसीज मिलते हैं, जो कि दुनिया में अपने आप में ही यूनिक है। इसीलिए इसको मैंग्रोव, इस रामसर साइट डिक्लेयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक बार अगर आपको रामसर साइट का डिक्लेरेशन डेजिग्नेशन मिल जाता है, रामसर साइट का डिक्लेरेशन उसी वेटलैंड को मिलता है जो इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की होती है, और जिसके लिए जो फ्रेमवर्क है, पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं, नेशनल प्लान वगैरह बनाया जाता है, वो एक अच्छे तरीके से बनाया जाता है विद इंटरनेशनल कोऑपरेशन। मतलब वर्ल्ड बैंक वगैरह से, IMF वगैरह से भी आपको वहां उसके बाद ग्रांट मिल सकता है, पैसा मिल सकता है उसकी टेक केयर करने के लिए, अगर आपको एक बार ये दर्जा मिल जाता है तो। पिछले साल भी जो रामसर ने जो है 10 वेटलैंड को इंडिया में रामसर का वेटलैंड का दर्जा दिया गया था, ठीक है, ये आपको पता होगा। इसमें से एक महाराष्ट्र के अंदर भी थी जिसका नाम था नंदूर माधामेश्वर वेटलैंड, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। अगर इसको भी मिल जाता है, क्रीक फ्लेमिंगो को भी मिल जाता है, तो महाराष्ट्र में ये दूसरी रामसर साइट होगी, ठीक है। अभी आपने क्या बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, आपने ये बताना है कि इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, और अपडेटेड डेटा के साथ बताना है। आपके पास जो नोट्स हैं वो अपडेटेड नहीं है, मुझे पता है, तो आप थोड़ा सा गूगल करें, थोड़ी सी मेहनत करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब ये रामसर साइट क्या है? रामसर कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है मीटिंग। रामसर एक सिटी है जो पड़ता है ईरान के अंदर, ठीक है। वहां पे 1971 में एक मीटिंग हुई, और इस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि इस दुनिया में जो भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, हमें उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और 1975 में जो है ये प्रॉपर ऑपरेशनलाइज हुआ। इसके थ्रू दुनिया में जो है बहुत सारी, कई हजार ऐसी वेटलैंड्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें से कितनी इंडिया में है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। बस यही है रामसर साइट के बारे में। अभी इसको मिला नहीं है, अभी दिस इज जस्ट अ प्रपोजल, ओके। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द किन्नौर इकोलॉजी का जो डिजास्टर हुआ था कल, हम सभी ने देखा, पत्थर यहाँ से बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे, ये पुल भी टूट गया, एक बस थी, उस बस के ऊपर पत्थर गिरे और 9 लोग मर गए, है ना। काफ़ी दुखद घटना है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो अभी आप सोच रहे होंगे सर ये पहाड़ों में तो आम होता होगा, मानसून का सीजन चल रहा है, बारिश हो रही है ना, पत्थर गिरना, लैंडस्लाइड होना, फ्लडिंग आना पहाड़ों में तो बहुत नॉर्मल होता होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। जहां पहले साल भर में 2 या 3 ऐसे केस होते थे, अभी साल भर में 8 से 10 ऐसे केस हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का तो डेफिनेटली आप बोल ही सकते हो, वो तो एक रीजन है ही, हमेशा ही रहेगा। लेकिन उसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं। वो रीजन हमें किसने बताए? वो एक स्टडी ने बताए, हिमधारा एनवायरमेंट रिसर्च एंड एक्शन कलेक्टिव, इसने एक रिसर्च किया। उसी रिसर्च में इसने 2012 से लेके 2016 तक का डेटा कलेक्ट किया, और फाइनली इसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसका नाम रखा लैंड यूज पॉलिसी जर्नल 2021 में। जनवरी में ही कर दी थी, अभी तो देखो जुलाई चल रहा है। इस रिपोर्ट में इसने कुछ ऐसी चीजें बताई, ऐसे रीजंस बताए जिसकी वजह से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही हैं। जैसे इसने बताया कि इन सेंसिटिव एरियाज में सरकार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए तो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज बिजली कैसे आएगी, तो ये भी जरूरी है। लेकिन सरकार क्या करती है, जब ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाती है तो उसके लिए जंगल काटने पड़ते हैं,
और एक बार अब जंगल सरकार काट देती है, पेड़ काट देती है, तो उनको कंपनसेट करने के लिए दूसरी जगह पे पेड़ लगाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है एफोरेस्टेशन एफर्ट्स। लेकिन जब सरकार ये दूसरी जगह पे जंगल लगाती है, तो इसका मतलब उस जगह की इकोलॉजी तो चेंज हो जाती है। नेचुरली वहां पे पेड़ नहीं थे या कम पेड़ थे, अभी सरकार वहां पे पेड़ लगा रही है कंपनसेशन करने के लिए, तो डेफिनेटली उस जगह की तो जो लैंड यूज है उसका वो तो चेंज हो जाएगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा, वहां की सोइल के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। इसकी वजह से भी वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब पहले तो आपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा के जंगल काटे, उस जंगल काटने के चक्कर में आपने नए दूसरे पेड़ लगाए, अब जहां पे आप पेड़ लगा रहे हो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पहली बात तो ये कि जितने भी पेड़ लगाए जाते हैं उसका सिर्फ 10% ही सर्वाइव कर पाते हैं, ज्यादातर तो सर्वाइव कर ही नहीं पाते, है ना। वो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से जब आप एक नई जगह पे जाके पेड़ लगाते हो, वहां पे ऑलरेडी जो पेड़ एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ कंपटीशन हो जाता है, जिसकी वजह से नए वाले तो सर्वाइव कर ही नहीं पाते और पुराने वालों के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। रही कहीं कसर जो है वो वाइल्ड फायर पूरी कर देते हैं, जंगलों में आग लग जाती है। तो पहले से ही आपने वहां पे जंगल की कटाई कर दी, ऊपर से वहां पे आग लग गई, तो सोयल के अंदर तो एनर्जी बची ही नहीं, होल्ड करने की कैपेसिटी बची ही नहीं, तो इसलिए तो बोल्डर गिरते हैं, इसलिए तो लैंडस्लाइड होता है, इतनी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती हैं। तो ये कुछ रीजंस जो हैं इसने हमें बताए हैं। एक और बड़ा रीजन यहाँ पे बताया गया है कि सरकार क्या करती है, टनल बनाती है, पहाड़ों को काट के उसके बीच में से टनल बनाती है। अभी आपको पता है कि अटल टनल जो हमने बनाई है, इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल में से एक है ना, लॉन्गेस्ट टनल। आप मुझे बस ये बता दो कमेंट सेक्शन में कि अटल टनल जो है वो कहाँ है और कौन कौन से पॉइंट को ज्वाइन करती है, आप मुझे बता दोगे कमेंट सेक्शन में। तो टनल की वजह से क्या होता है, जो उस माउंटेन की जो उसकी जो ओरिजिनल उसकी जो सेटिंग होती है ना, वो गड़बड़ हो जाती है। इस टनलिंग की वजह से पानी उसमें घुसने लगता है, पानी जब उसके अंदर परकोलेट करने लगेगा तो डेफिनेटली वो वीक हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लैंडस्लाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। चलिए जी, अब लेते हैं हम आज का एडिटोरियल, उसके बाद हम लोग कुछ वकैब करेंगे यहाँ पे। आज के एडिटोरियल में है दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, दो केस यहाँ पे बताए गए हैं। पहला केस आता है, वो आता है भीमा कोरेगांव का केस, जिसमें स्टैन स्वामी वाला केस आपको पता ही होगा, है ना। उनकी हॉस्पिटल में तो उनकी डेथ हो गई थी, उनको बेल नहीं मिली थी। भीरा गांव केस में क्या हुआ, स्टैन स्वामी वाले केस में, जो हमारी जो एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई है, उसके पास जो एविडेंस हाथ में लगा है स्टैन स्वामी के अगेंस्ट या जो दूसरे लोग थे उनके अगेंस्ट में, उनके कंप्यूटर से हार्ड डिस्क ली गई है। तो सीबीआई ने क्या किया, उनके घर पे छापा मारा, उनके कंप्यूटर को सीज कर लिया, कंप्यूटर में से हार्ड डिस्क निकाली और उस हार्ड डिस्क के अंदर जो भी मटेरियल था उसके बेसिस पे उन्होंने स्टैन स्वामी या दूसरे लोगों के खिलाफ केस बनाया। अब मामला यहां पे फंसता है, हार्ड डिस्क इज द बिगेस्ट एविडेंस अगेंस्ट दीज पीपल। नाउ आर्सेनल ने एक रिपोर्ट निकाली है, आर्सेनल एक टेक्नोलॉजिकल एक सर्विलियंस कह लो या टेक्नोलॉजी एक एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टाइप की है। जो इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो ये हार्ड डिस्क के अंदर जो ये एविडेंस है ना, ये स्टैन स्वामी के एविडेंस नहीं है, ये एविडेंस जो है वो बाहर से प्लांट किए गए थे उस कंप्यूटर के अंदर। बड़ी खतरनाक चीज है। देखो आप, सीबीआई ने केस बनाया स्टैन स्वामी के अगेंस्ट में, उसका एविडेंस था हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के अंदर जो एविडेंस थे वो बाहर से प्लांट किए गए थे जानबूझ के उस कंप्यूटर के अंदर। अब समझ लो जैसे मेरा लैपटॉप है, अब सरकार क्या करेगी, मेरे लैपटॉप के ऊपर अटैक करेगी, मुझे कोई ईमेल भेजेगी, कोई मैसेज भेजेगी, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, जिसकी वजह से मेरे कंप्यूटर के अंदर वो वायरस चला जाएगा या फिर वो फाइल्स अपने आप ही डाउनलोड हो जाएंगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे लैपटॉप के अंदर वो चीज़ है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है या कंट्री के अगेंस्ट में है। कल को अचानक से मेरे दरवाजे पे सरकार नोक पुलिस वाले नोक करेंगे और मेरा कंप्यूटर जब्त करके ले जाएंगे, वो मुझे बोलेंगे देखो आपके कंप्यूटर में तो एविडेंस है, आप सरकार के खिलाफ जो है प्लानिंग कर रहे थे, आप मोदी जी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, जो भी, तो मुझे जेल में डाल देंगी। इट इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। ऐसा ही देखा गया है स्टैन स्वामी वाले केस में। हालांकि इसको अभी वेरीफाई करना बाकी है, लेकिन अभी तक के जो एविडेंस है वो यही बताते हैं। इसे कहा जाता है ट्रोजन मालवेयर, जो आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है। अब देखिए स्टैन स्वामी जी ने की मिस्टेक की, उन्होंने उनके पास कोई लिंक आया होगा, उन्होंने उसको क्लिक कर दिया होगा, उसकी वजह से उनके जो एजेंसी हैं उसको इजीली डिटेक्ट कर सकती है। अब देखिए ये तो पहला केस है, पहले केस में क्या किया, उनके पास कोई ईमेल आया होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दिया होगा, उन्होंने गलती से क्लिक कर दिया होगा, है ना, किसको थोड़ी पता चलता है। लेकिन पैगासस तो भैया खतरनाक है, पैगासस में आपको क्लिक करने की जरूरत भी नहीं है,
ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो इंस्टॉल आपके सिस्टम के अंदर, व्हाट्सएप के थ्रू आएगा या मैसेज के थ्रू आएगा। तो इसमें आपको गलती करने की भी जरूरत नहीं है। पहले वाले केस में तो आपने गलती तो की थी कम से कम, दूसरे वाले केस में तो गलती भी नहीं करोगे तब भी आपकी सारी कॉल डिटेल्स वगैरह जो वो ट्रैक हो जाएंगी। सिर्फ कॉल डिटेल ही नहीं, पेगासस वायरस आपका कैमरा भी अपने आप ऑन कर सकता है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, अपने आप आपका माइक्रोफोन ऑन कर सकता है, आपकी सारी बातें सुन सकता है। बहुत खतरनाक है और इसको ट्रैक करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि बड़ा स्मार्ट है। अगर कोई एजेंसी इसको डिटेक्ट करना चाहती है तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेता है, अपने आप को खुद ही खत्म कर लेता है, अपने एविडेंस को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इतना स्मार्ट है। अगर 90 डेज तक मान लो मेरे मेरे मोबाइल में पेगासस है और 90 दिनों तक अगर मेरे मोबाइल में कोई एक्टिविटी ऐसा सच नहीं होती है तो ये अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर लेता है। और बाई चांस अगर मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर इसके अंदर पेगासस है और उसको मैं डिलीट करने की, वैसे डिलीट होता नहीं है, फिर भी अगर मुझे शक हो गया तो अपने आप ही वो डिलीट कर देगा, खुद ही डिलीट कर देगा। तो इस तरह के जो अटैक हैं इनको ट्रैक करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन कहते हैं ना कि चाहे चोर जितना भी स्मार्ट हो, है ना, वो कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़ के जाता ही है। तो स्मार्ट तो जरूर है, हल्का फुल्का जो इसने एविडेंस छोड़ा है उसको डिटेक्शन करने के बाद ही हम लोगों को पता चला है कि पेगासस नाम की कोई चीज भी है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगर किसी के ऊपर पेगासस अटैक करता है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन हो सकता है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन के एक कानून बना रखा है सरकार ने जिसकी वजह से आपका डेटा प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर उस डेटा को कोई आपकी बिना मर्जी के अगर आपसे रिट्रीव कर रहा है, अगर आपसे छीन रहा है, चुरा रहा है, तो आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो, उसको सजा मिलेगी। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई डेटा प्रोटेक्शन के लॉ ही नहीं है। इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन के लिए जो बिल है वो कई साल से अभी तक कमिटी के पास है, उस कोई इंडिया में ऐसा लॉ बना ही नहीं है। इसलिए अगर आपके ऊपर पेगासस अटैक कर भी लेता है तो भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते फॉर प्रोटेक्शन, बिकॉज देर इज नो लॉ फॉर डेटा प्रोटेक्शन। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो विक्टिम होता है, जिसके ऊपर अटैक किया जाता है, उसकी रिड्रेसल के लिए अगर वो सरकार के पास जाता है कि सर ऐसे मेरे करके साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के वायरस को डिटेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो सरकार आपसे पूछे कि अच्छा बताओ किसने अटैक किया, कहाँ एविडेंस है, तो बोलेगी सर मेरे पास तो एविडेंस ही नहीं है। अब ये समझ लीजिए, अगर सरकार ने ही आपके ऊपर अटैक किया है, अगर आप कोर्ट में जाते हो, उनको बोलते हो कि सरकार ने मेरे फोन को टैप किया है, सरकार बोलेगी मैंने तो किया ही नहीं, एविडेंस लाओ। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं, आप एविडेंस जो है दिखा ही नहीं सकते। और ये तो सिर्फ एक पेगासस है, और भी बहुत सारे स्टेल्थ अटैक्स होते हैं जो आपके ऊपर किए जाते हैं। पेगासस तो पता चल गया, लेकिन और भी ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक होती हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के पास जिनका यूज करके वो आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकती है। उनका क्या, उनके लिए तो कोई आंसरेबल नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन तो क्या कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं। आम आदमी क्या कर सकता है, या फिर जिसके ऊपर अटैक होते हैं वो क्या कर सकता है? देखो ऐसा तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बात यही है कि इंडिया में जो लॉज हैं सर्विलियंस के लिए वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। उनका जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो डिज़ाइन होना चाहिए। जैसे हमारे पास टेलीग्राफ एक्ट है ना 1885, और हमारे पास आईटी एक्ट है 2000 जिसके अंडर में सर्विलियंस किया जाता है। लेकिन इन एक्ट के अंडर भी प्रॉपर प्रोसीजर एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत सारी चीज़ें वेग हैं जिनका सरकार जो है मिसयूज़ करती है फॉर सर्विलियंस पर्पज़। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। सरकार देखिए, डेमोक्रेसी है ना भैया, डेमोक्रेसी के अंदर क्रिटिसिज्म तो होना ही चाहिए। क्रिटिसिज्म जितना ज्यादा होगा डेमोक्रेसी उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन टेररिज्म इज अ डिफरेंट थिंग। सरकार को समझना चाहिए कि क्रिटिसिज्म टेररिज्म नहीं होता है। अगर मैं सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिकली एनालाइज करता हूं, उसके खिलाफ मैं कुछ बोलता हूं, मैं प्रोटेस्ट करता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा हूं, है ना। तो सरकार को ये समझने की जरूरत है। स्कूल में बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू समझानी चाहिए, स्कूल में ही बच्चों की एजुकेशन देनी चाहिए ताकि वो बड़े होकर अपने अधिकारों के लिए अवेयर हो सके और उसके लिए लड़ सकें। ठीक है, तो ये कंक्लूजन था फाइनली इसका। अब बात करते हैं वोकैब की। इस एडिटोरियल से मैंने 3 वर्ड आपके लिए निकाले हैं। कल भी मैंने लाइव सेशन में बोला था कि जो सिंगल सिंगल वर्ड होते हैं ना, उसके बजाय आप वर्ड्स के कॉम्बिनेशन पे फोकस किया करो, है ना। सिंगल सिंगल वोकैब को कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको याद करना भी डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप डबल या ट्रिपल जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। जैसे
यहां पे एक चीज लिखी गई है इन दिस एडिटोरियल, अपहिल टास्क। वर्ड क्या है? कंबाटिंग सर्विलियंस अटैक इज गोइंग टू बी अपहिल टास्क। अपहिल, हिल तो आपको पता ही है क्या होता है। हिल का मतलब होता है पहाड़, और पहाड़ पे चलना इज अ डिफिकल्ट टास्क, तो इसीलिए इसको कहा गया है अपहिल टास्क। अपहिल टास्क मीन्स डिफिकल्ट जॉब, डिफिकल्ट जॉब। क्रैकिंग यूपीएससी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज अपहिल टास्क, आराम से बोल सकते हो, है ना। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन डेली बेसिस इज अपहिल टास्क फॉर मी। तो जो डिफिकल्ट टास्क होती है ना उसको कहा जाता है अपहिल टास्क, तो ये आप अपने नोटबुक में इसको लिख लें। सेकंड है स्टेल्थ अटैक। स्टेल्थ अटैक, स्टेल्थ अटैक का मतलब होता है सीक्रेट वे ऑफ अटैकिंग टू अवॉइड डिटेक्शन, मतलब छुप छुप के अटैक करना। जैसे शेर हिरण के ऊपर अटैक करता है ना, वो घास में छुप छुप के आता है ताकि उसको हिरण देख ना सके, दैट इज ऑल्सो अ स्टेल्थ अटैक। हमारे पास जो है स्टेल्थ जेट भी होते हैं, जो जो जेट प्लेन होते हैं, जो वॉर के टाइम में यूज किए जाते हैं ताकि दुश्मन का रडार हम लोगों को पकड़ ना सके, ट्रैक ना कर सके, हमें आइडेंटिफाई ना कर सके, है ना। वो भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। तो स्टेल्थ अटैक, पैगासस भी तो एक स्टेल्थ अटैक है, ताकि जिसके ऊपर अटैक होता है उसको पता ही ना चले कि तुम्हारे ऊपर अटैक हो रहा है। तो पैगासस इज अ स्टेल्थ अटैक ऑन प्राइवेसी ऑफ पीपल। अटैक भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, दैट इज काइंड ऑफ अटैक इज कॉल्ड स्टेल्थ अटैक। तो ये भी आज के एडिटोरियल से ही मैंने यहां से उसको उठाया है। नेक्स्ट दो वर्ड है दैट इज एनजेंडर। देखिए, एनजेंडर और एनडेंजर दोनों में फर्क है, एक बार यूपीएससी में ऐसे पूछ भी लिया था। एनजेंडर का मतलब होता है टू क्रिएट, टू ओरिजिनेट, टू प्रोक्रिएट, टू प्रोड्यूस समथिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ एनजेंडर। ठीक है, जैसे पैगासस अटैक एनजेंडर्स अ सेंस ऑफ हेल्पनेस, मतलब पैदा करना। जो पैगासस अटैक है लोगों के मन में हेल्पनेसनेस पैदा करता है कि यार अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब आपके ऊपर अटैक भी हो जाएगा और आपको रेमेडी भी नहीं है। इट्स काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस एनजेंडर करता है। जैसे एक और इसका कोई मैं आपका एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे in order to clear UPSC, students need to engender the passion in their minds, है ना। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो जो पैशन है उसको पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर, और उसको फिर फॉलो भी करना पड़ेगा। तो एनजेंडर का इस तरह से हम लोग मीनिंग यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे सम पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, some policies of the government endanger the fear in the minds of minority। कुछ सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है जो माइनॉरिटी के मन में डर पैदा करती है, दैट इज ऑल्सो एनजेंडर। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स का यहाँ पे यूज कर सकते हो और अपनी वोकैब को मजबूत कर सकते हो। मैंने आपको कल भी बताया था कि सिर्फ वर्ड्स को याद करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप उसका सेंटेंस में कैसे यूज करते हो, आपकी ग्रामर ठीक है कि नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको इंक्लूड करने की कोशिश किया करूंगा रोज। और क्योंकि कल आपने ही मुझे बोला था कि सर आप इसको इंक्लूड कर दिया करो, तो भैया आपने जो बोला आपकी मर्जी है सर, आंखों पर। ठीक है, और आप बताइए मुझे कैसा लगा आपको। इनको नोट डाउन कर लिया करो, नोटबुक तो ज़रूरी है, उसको मेंटेन किया करो अगर आप रोज़ देखते हो एनालिसिस। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। हमारे साथ बने रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।